हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में, उसकी विभिन्न कठिनाइयों के बारे में और किस तरह से उसने कठिनाइयों का सामना किया और उसके बाद उसने भारत पर आक्रमण किया। जब उसने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी, उस सब के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। आज मैं आपको पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बताऊंगी। पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था और इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई तथा बाबर विजयी हुआ। उसके पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। तो अब आता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके क्या कारण थे। सबसे पहला है, बाबर एक महत्वाकांक्षी सेना नायक और योद्धा था। बाबर प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी था। एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की लालसा उसे प्रारंभ से ही थी। जब से वह शासक बना था तब से ही वह बड़ा साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। उसने इसी आशय से ही समरकंद और मध्य एशिया को जीतने के निरंतर प्रयत्न किए थे। भारत विजय उसकी इसी महत्वाकांक्षा का ही परिणाम था। उसने तैमूर के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण की कहानी भी सुन रखी थी, उसके बारे में सुना हुआ था। इस कारण भी वह भारत पर आक्रमण करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित रहता था। उसके अलावा दूसरा है, मध्य एशिया की राजनीति में बाबर का बार बार असफल होना। संभवतः बाबर भारत पर आक्रमण करने की योजना न बनाता यदि उसे मध्य एशिया की राजनीति में सफलता मिल जाती। उत्तर पश्चिम की ओर असफलता ने उसे विश्वास दिला दिया कि यदि उसे साम्राज्य स्थापित करना है तो दक्षिण पूर्व अर्थात भारत की ओर बढ़ना ही होगा। उत्तर पश्चिम की राजनीति भी उसके इस प्रयत्न के अनुकूल थी। इसमें संदेह नहीं कि भारत उत्तर पश्चिम की ओर अपने साम्राज्य के विस्तार की आशा नहीं कर सकता था, परंतु इस अवसर पर उसे उत्तर पश्चिम से आक्रमण की संभावना भी नहीं थी। उज़्बेक अभी मध्य एशिया में अपनी शक्ति को संचित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील थे और तुर्की के सुल्तान सलीम से 1514 में बुरी तरह पराजित हो चुके थे। इस कारण पश्चिम एशिया में एक ऐसा संतुलन स्थापित हो गया था जिसके कारण ईरानी या उज़्बेक काबुल पर आक्रमण करने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए बाबर भारत विजय की योजना को कार्यरूप में परिणत करने के लिए स्वतंत्र था। इसके अतिरिक्त अगला है, भारत की दुर्बल राजनीति। भारत की दुर्बल राजनीति ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा और अवसर प्रदान किया। मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बताया था कि किस तरह से भारत की राजनीतिक स्थिति थी। भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी, क्षेत्रता की भावना थी और इस स्थिति का फ़ायदा बाबर ने उठाया। भारत में जो सुल्तान इब्राहिम लोदी द्वारा एक केंद्रीय राज्य की स्थापना की गई थी, लेकिन उससे अफ़गान अमीर नाराज़ थे। उनमें से पंजाब का जो सूबेदार दौलत खान लोदी था वो स्वयं उससे नाराज़ था। अधिकांश जो प्रांतीय शासक थे वो लगभग स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसी दुर्बल राजनीति होने के कारण बाबर को भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा मिली। इसके अतिरिक्त भारत की धन संपदा को प्राप्त करने की लालसा। भारत की संपत्ति भी बाबर की लालसा को बढ़ावा देने वाली थी। आर्थिक दृष्टि से उस समय भी भारत संपन्न था और बाबर को इसका ज्ञान था। यद्यपि धन की लालसा बाबर के आक्रमण का प्रमुख कारण नहीं थी, परंतु सहायक कारण अवश्य थी, क्योंकि वह उसके साथियों और सैनिकों को प्रेरणा प्रदान करने का साधन थी। इसके अतिरिक्त जो एक और प्रमुख कारण माना जाता है कि पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया गया। उसने उसको आमंत्रण भेजा कि वह भारत पर आक्रमण करे और उसके स्थान पर वह उसके चाचा आलम खां लोदी को उसका शासक बनाया और उसमें उसकी सहायता करे। कहा जाता है कि मेवाड़ के राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण में सहायता का निमंत्रण भेजा था। तो ये सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण बाबर ने भारत पर आक्रमण किया या इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। अब आता है कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसकी किस तरह से व्यूह रचना बाबर के द्वारा रची गई थी। बाबर ने बाबरनामा में स्वयं की सेना को
12,000 बताया है, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना में उसने 1,000 हाथी और 1,00,000 सैनिक बताए हैं। परंतु या तो और जो रसबुक विलियम्स है उसने तो बाबर की सेना को केवल 8,000 ही बताया है, लेकिन एल श्रीवास्तव मानते हैं कि बाबर की सेना लगभग 25,000 थी और इब्राहिम लोदी की सेना लगभग 40,000 के आसपास रही होगी। परंतु दोनों की सेना चाहे कितनी भी रही हो, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना से अधिक थी। पानीपत के मैदान में युद्ध करने से पूर्व बाबर ने एक कुशल व्यूह रचना की। उसने 700 गतिशील गाड़ियों को रस्सी से बांधकर अपनी सेना की रक्षा आगे खड़ा कर दिया। गाड़ियों के आगे उसने काफ़ी रास्ता खुला छोड़ रखा था जिनसे होकर उसके सैनिक निकल सकें। उसके पीछे उसका तोपखाना व्यवस्थित था। उस्ताद अली दाहिनी ओर तथा मुस्तफ़ा बाईं ओर थे। तोपखाना के पीछे खुसरो कोकुलतास के नेतृत्व में रक्षकों का दल था। सेना के केंद्र में स्वयं बाबर संचालक के रूप में था। सेना के दाएं और बाएं ओर तुलुगुमा दल खड़े हुए थे। उसके पीछे अब्दुल अजीज के नेतृत्व में घुड़सवारों का दल था। रिजर्व और घुड़सवारों का दल था। दाहिने सिरे की कमान हुमायूं के हाथ में थी और ख्वाजा कला के हाथ में थी, और बाहिने सिरे की कमान सुल्तान मिर्ज़ा और मेहंदी ख्वाजा के हाथ में थी। तो इस प्रकार बाबर ने अपनी सेना को विभाजित किया था और एक परफेक्ट व्यूह रचना बनाई थी। इसके विपरीत इब्राहिम लोदी ने प्राचीन युद्ध प्रणाली के अनुसार अपनी सेना को 4 भागों में अग्रगामी रक्षक दल, केंद्रीय दल, दाहिना भाग और बायां भाग में विभाजित किया। 12 अप्रैल से लेकर लगभग 20 अप्रैल 1526 तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहीं। किसी ने भी युद्ध की शुरुआत नहीं की। 20 अप्रैल की रात्रि बाबर ने 4-5 हजार सैनिकों के दल को लोदी सेना पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु उसमें सफलता नहीं मिली और 21 अप्रैल 1526 को प्रातःकाल ही इब्राहिम लोदी ने युद्ध की शुरुआत कर दी। इब्राहिम लोदी की आगे बढ़ती हुई सेना को बाबर की रक्षात्मक पंक्तियों के आगे ठहरना पड़ा, क्योंकि गाड़ियों की रक्षात्मक पंक्ति लगी हुई थी, उसके आगे उसको ठहरना पड़ा। और इसी समय बाबर ने अपनी जो तुलगुमा सेना थी उसको आक्रमण करने का आदेश दे दिया। तुलगुमा जो सेना थी उसने पीछे से, और बाबर की जो रिजर्व सेना थी उसने पीछे से आकर के लोदी सेना को पीछे से घूमकर आक्रमण उस पर कर दिया और लोदी सेना के दाहिने भाग को पीछे खदेड़ दिया। उसके अलावा बाबर के तोपखाने के आगे और उसके तीरों और बंदूकों की गोलियों की मार ने लोदी की सेना के हौसलों को पस्त कर दिया। दोपहर तक तो भीषण युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में बाबर की उत्कृष्ट युद्ध व्यवस्था और सैन्य संचालन के कारण लोदी की सेना परास्त हो गई और इब्राहिम लोदी इसमें लड़ता हुआ मारा गया। पानीपत के इस प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखाने का और तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। अब आता है इस युद्ध के क्या परिणाम रहे। पानीपत का प्रथम युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। भारत की सर्वोच्च सत्ता लोदियों के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथ में चली गई। बाबर आगरा और दिल्ली का स्वामी हो गया। रसबुक विलियम्स के शब्दों में बाबर के इधर उधर भटकने के दिन बीत गए और उसे वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए अथवा सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। वह अपने साम्राज्य का निर्विवाद शासक था और भारत में पहली बार मुग़ल वंश की स्थापना हुई। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार बाबर की पानीपत के पहले युद्ध की तुलना क्लाइव के प्लासी के युद्ध से की जाती है। पानीपत की विजय से भारत में मुग़ल राज्य की स्थापना हुई और प्लासी की विजय से अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सफलता के कारण कि बाबर क्यों सफल रहा इस युद्ध में। बाबर एक कुशल योद्धा था।
जबकि इब्राहिम लोदी एक अनुभवहीन युवक था। अफ़गान अमीरों के प्रति उसकी संदेहात्मक नीति के कारण उसे अमीरों एवं जनता का सहयोग नहीं मिला। बाबर की कुशल व्यूहरचना, तोप खाने का प्रयोग और तुलगुमा पद्धति के समक्ष इब्राहिम की असंगठित और अनुभवहीन सेना नहीं टिक सकी। बाबर की सेना सुशिक्षित थी, अनुशासित थी। उसकी सेना में राष्ट्रीय और धार्मिक उत्साह था, जबकि इब्राहिम की सेना में राष्ट्रीय और धार्मिक उत्साह का अभाव था। उसके सैनिक बहादुर थे, परंतु पूर्ण रूप से प्रशिक्षित और अनुशासित नहीं थे। उन पर किसी एक प्रमुख अधिकारी का नियंत्रण नहीं था। जबकि बाबर की सेना अपने नेता की आकांक्षा पूरी करने के लिए अदम्य उत्साह से भरी हुई थी। बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है कि हिंदुस्तान के सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। पानीपत के इस युद्ध में तोपखाने ने भी बहुत निर्णायक भूमिका निभाई। इब्राहिम लोदी के पास तो एक भी तोपखाने का दल नहीं था, तो वो इसके सैनिक इस चीज़ से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। तो इस चीज़ को वो नहीं समझ पाए और तोपखाने के आगे इब्राहिम लोदी की सेना तितर बितर हो गई। बाबर ने युद्ध कला में उत्कृष्ट उसने युद्ध कला का प्रयोग किया, जो मध्य एशिया की अनेक युद्ध कलाओं का वैज्ञानिक सम्मिश्रण थी, जबकि इब्राहिम ने परंपरागत युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया। तो इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बाबर एक श्रेष्ठ और अनुभवी सैन्य संचालक था, जबकि इब्राहिम लोदी एक बहादुर युवक था। अपने महान प्रतिद्वंदी से समता करने की उसमें क्षमता नहीं थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी के बारे में लिखा है कि वह अनुभवहीन, अपनी गतिविधियों में लापरवाह था। वह बिना किसी नियम कायदे के आगे बढ़ जाता और बिना किसी कारण के रुक जाता और कभी कभी अदूरदर्शिता के साथ बिना विचारे भिड़ जाता। तो इस प्रकार उसने इब्राहिम लोदी के चरित्र के बारे में लिखा है। तो सबसे मुख्य कारण था उसके विजय होने का बाबर का श्रेष्ठ और अनुभवी सैन्य संचालक होना, उसके अलावा उसकी सुशिक्षित और अनुशासित सेना का होना। तो इस युद्ध के बाद अब बाबर की परिस्थितियाँ बदल गई थी। अब इस युद्ध के बाद बाबर ने क्या किया उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पानीपत में विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली की मुख्य मस्जिद में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया। बाबर को दिल्ली का बादशाह घोषित किया गया। दिल्ली से बाबर आगरा लौटा और 10 मई को इब्राहिम के महल में प्रवेश किया। यहीं हुमायूं ने उसे कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसे बाबर ने पुनः हुमायूं को लौटा दिया। बाबर ने इब्राहिम की माता को आगरा में रहने की अनुमति प्रदान कर दी थी और खर्च के लिए 7 लाख दाम मूल्य का एक परगना भी दे दिया था। बाबर ने अपने अधिकारियों और सैनिकों को बहुत ही मुक्त हाथ से जागीरें और धनराशि प्रदान की। फरगना, खुरासान, ईरान में उसने अपने परिचितों को भी सोने चांदी की वस्तुएं उपहार रूप में भेजी। मक्का मदीना में भी उसने बहुत सारी अमूल्य भेंट भेजी। बाबर ने इतनी उदारता पूर्वक धनराशि वितरित की थी और अपने लिए इतना कम छोड़ा कि उसे कलंदर कहा जाने लगा, यानी कलंदर के नाम से उसको संबोधित किया जाने लगा। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद अफगान अमीरों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। राणा सांगा भी के नेतृत्व में भी राजपूतों संगठित होकर मुगलों को भगाने के लिए तैयार थे। अभी तक भारत के लोग, विशेष रूप से राणा सांगा आदि, ये सब समझ रहे थे कि बाबर एक आक्रमणकारी ही है और वह इस पर आक्रमण करने के बाद वापस लौट जाएगा। परंतु जब बाबर ने भारत में स्थायी रूप से रहने का निर्णय कर लिया तो एक एक करके अफ़गान अमीर उसकी शरण में आने लगे। अली खान मेवाती, फ़िरोज़ खान, महमूद खान लोहानी, शेख वाजिद आदि अफ़गान अमीरों ने बाबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। उसके सामने
अब बाबर के समक्ष केवल दो प्रमुख शत्रु थे, मेवाड़ का राणा सांगा एवं बंगाल और बिहार के अफगान। कुछ जो उसके सैनिक थे या सरदार थे, क्योंकि वो भारत की भीषण गर्मी के कारण रुकना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने बाबर ने उनको यह आज्ञा दे दी थी कि वह चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं और चाहे तो वो वापस लौट सकते हैं। तो कुछ लौट गए थे, जिसमें ख्वाजा कला और मीर मारान के अतिरिक्त सभी अमीर तो रुकने के लिए तैयार हो गए थे और ये दोनों लौट गए थे, क्योंकि बाबर ने अपने अमीरों और सैनिकों के समक्ष प्रभावशाली भाषण दिया था और उनको भारत में उज्जवल भविष्य का सपना दिखाया था। तो ये अब बाबर के समक्ष जो दो प्रमुख शत्रु थे, मेवाड़ का राणा सांगा और बिहार और बंगाल के अफगान, तो इन के साथ बाबर का मुख्य युद्ध हुआ। जो अगला युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527, जो राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, जो भारत का बहुत प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध कहलाता है। उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।